हम आगे का स्टार्ट करते हैं। आज मध्यकालीन भारत। हमने देखा था हर्षवर्धन के बाद में कन्नौज पर आक्रमण करने पर, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे। 3 राजाओं के बीच संघर्ष हुए थे, गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश और राष्ट्रकूटों के बीच में 200 साल तक युद्ध चला था, जिसने इस्लामिक आक्रमण को निमंत्रण दिया था। मतलब भारत बहुत कमजोर हो गया था और बाहर के आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे। तो मध्यकालीन भारत में हम देखते हैं कि क्या हुआ था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और इसकी साइड में यहाँ पे है ईरान, इराक, ईरान में जो था किसका शासन चल रहा था? अल हज्जाज का शासन चल रहा था ईरान में अल हज्जाज का शासन चल रहा था। जूम कर देता हूँ मैं, अच्छे से दिखाई देगा। अल हज्जाज वहाँ का कौन था? मुस्लिम शासन कर रहा था अल हज्जाज। तो अल हज्जाज ने अपना दूत भेजा था। कहाँ पर भेजा था दूत? अपना श्रीलंका भेजा था अल हज्जाज ने अपना दूत श्रीलंका भेजा था। तो श्रीलंका गया वो, वहां पर अपने धर्म प्रचार के लिए, मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो हुआ क्या, श्रीलंका गया और जब श्रीलंका से वापस आ रहा था तो वो भारत के पास से भारत के साइड से जा रहा था जैसे। तो कहाँ पर? सिंध में, सिंध का एरिया, वही सिंध ऊपर जो पाकिस्तान में है, सिंध के एरिया में इसे लूट लिया था। वहां पर कुछ बदमाशों ने लूट लिया था अल हज्जाज के दूत को। श्रीलंका से इसे बहुत सारा सोना चांदी और सब कुछ देकर भेजा था दूत को, तो वो सारा लूट लिया गया था भारत में। और सिंध पर शासन किसका था? एक ब्राह्मण शासक था, दाहिर, उसका शासन था सिंध पर। अब अल हज्जाज का दूत लूटा गया तो बात वहाँ अल हज्जाज के पास में पहुंची। तो अल हज्जाज ने अपना दूत भेजा एक और दाहिर से कहा कि हमारा जो है, जो कुछ भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए और वो अपराधी हमें पकड़ के दे दिए जाएं। तो दाहिर ने इस बात के लिए मना कर दिया कि पहली बात तो आपका दूत हमें सूचना दिए बिना आया, दूसरा हमसे कोई परमिशन नहीं ली थी और हम किसी के ऐसे रखवाली नहीं कर सकते हैं, और हमसे अगर तुमने कहा होता कि हमारा दूत आ रहा है ऐसे ऐसे तो हम देते भी, ऐसे तो कोई भी जाता है, ऐसे थोड़ी करेंगे हम। तो दाहिर ने मना कर दिया था अल हज्जाज को। तो अल हज्जाज ने अपनी सेना भेजी बहुत आक्रमण करने के लिए, किसे? दाहिर को हराने के लिए। अल हज्जाज का कोई मोटिव नहीं था कि भारत पर आक्रमण करे या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था उसका। सिर्फ वो उसका दूत वहां लूट लिया था, इस वजह से उसने आक्रमण किया दाहिर पर। तो दाहिर ने उसकी सेना को हरा दिया। फिर दोबारा उसने सेना भेजी तो दोबारा भी दाहिर एक शक्तिशाली शासक था, ब्राह्मण शासक था, हरा दिया। तो अल हज्जाज का दामाद था कौन? कासिम। अल हज्जाज का दामाद था कौन? मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का दामाद था। और उसने फिर क्या हुआ कि अल हज्जाज के साथ अल हज्जाज ने अपने दामाद को भेजा दाहिर को हराने के लिए, कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को। तो कासिम बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था, तो उसने डायरेक्ट जाते युद्ध नहीं लड़ा। पहले वह वहां पर गया और वहां पे स्थिति को जाना कि इस राजा की कमजोरी क्या है। तो उसने देखा तो उसके परिवार के लोग ही उससे खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि वो राजा बन जाएं। तो इसने बहुत सारे लोगों को मिला करके और दाहिर पर आक्रमण किया था, सिंध पर, और उसे जीत लिया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। दाहिर के जो राजा दाहिर था सिंध में, उसके पिता का नाम था चाच, और उनकी पुस्तक का नाम है चचनामा। ये भी पूछी गई है इस वजह से, चचनामा। तो क्या हुआ? 1712 एडी में बैटल ऑफ रावर या बैटल ऑफ सिंध बोलते हैं इसे, किसके बीच में हुआ? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने षड्यंत्र किया था, कॉन्स्पिरेसी की थी। वहां पे पहले इसके विपक्ष में थे वो सारे अपने पक्ष में लिए थे। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध किया और दाहिर को हरा दिया। इसकी 2 पुत्री थी, सोया देवी और परिमल देवी। किसकी? दाहिर की। और इनके सामने ही इनके पिता का वध कर दिया, और इन्होंने अपने पिता का वध होते हुए देखा था। बाकी सब भाग गए थे, लेकिन ये वहीं खड़ी रही थी और इन्होंने कसम खाई थी वहीं पर कि हम अपने पिता की हत्या का बदला लेंगी। और ये भागी नहीं थी, और इनको मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया, सोया देवी और परिमल देवी, और इनको अपने साथ ले गए। मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया इनको? ईरान ले गया।
ईरान ले गया तो अल-हज्जाज के दरबार में जाके पेश कर दी। ये दोनों सुंदर थी और अल-हज्जाज ने इनको अपनी मतलब अपनी दासी बना लिया या जो भी अपने वहां पर रख लिया। ठीक है, इन दोनों ने अल-हज्जाज पर ऐसा जादू किया, उसे अपनी जाल में फंसाया और अल-हज्जाज को इससे शादी कर ली इन्होंने दोनों ने अल-हज्जाज से, और इसको बिल्कुल अपने जाल में फंसा लिया पूरा अल-हज्जाज को। और जैसे ये बोलती थी दोनों ऐसे ही अल-हज्जाज करता था। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन किसने, ये सोया देवी और परिमल देवी ने, दाहिर की पुत्रियों ने क्या किया, इसका जो दामाद था मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगा दिया क्या, कि तुम्हारा दामाद हमें गंदी नज़र से देखता है और हमारे ऊपर ऐसे कमेंट करता है, ये करता है, दाहिर से कह दिया। और दाहिर ने अपने दामाद को मरवा दिया, इनके सामने ही उसको फांसी पर लटकवा दिया। कौन को, मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम मर गया और ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी, हमारा बदला पूरा हो गया, खुश होने लगी। फिर अल-हज्जाज ने इन दोनों को भी मरवा दिया। ये छोटी सी स्टोरी थी। अब देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम मर गया, चलो उसके बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध जीत लिया था और यहाँ पर खाली जीता ही नहीं था, यहाँ पर शासन किया था उसने। तो इसने देखा था कि ब्राह्मण बहुल एरिया था वो, मतलब वहाँ पे ब्राह्मण बहुत ज्यादा थे। तो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए उसने क्या किया, ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद दिए, मतलब ऊंचे ऊंचे पद, डीएम, एसडीएम और ये जो बड़े बड़े पद थे सब किसको दे दिए, ब्राह्मणों को दे दिए। ये एक मुस्लिम शासक है, लेकिन फिर भी यह अपने धर्म का प्रचार ना करके, मतलब इसे पता है कि ये हिंदू राष्ट्र है और ब्राह्मण ज्यादा हैं, तो बहुत चालाक शासक था ये। उसका फायदा उठाया इसने ब्राह्मणों को ऊंचे पदों पर रखा, मंदिरों के निर्माण और पुनर्निर्माण की भी आज्ञा दे दी इसने। इन दोनों चीजों को देख के क्या पता चल रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शासक का, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई अपना धर्म ना हो, मतलब जिसका जो मन करे वो अपना धर्म माने, इस राजा को कोई मतलब नहीं, मोहम्मद बिन कासिम को। और इसने पहली बार भारत में जजिया कर लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है। पहली बार भारत में जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। तो पहली बार जजिया लगाया इसने। जजिया क्या था, जजिया था सुरक्षा कर। इसने कहा था कि हम तुम्हारी क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, कोई तुम पर बाहर से आक्रमण करेगा तो हम रक्षा कर रहे हैं, तो इसका हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इसने जजिया लगाया था सुरक्षा कर। और सुरक्षा कर सिर्फ किस पर लगाया था, गैर मुस्लिमों पर। गैर मुस्लिमों पर मतलब जो मुस्लिम को छोड़कर बाकी सब पर लगाया गया था। क्या, सुरक्षा कर, मुस्लिम लोगों को छोड़कर बाकी सब पर सुरक्षा कर लगाया था। और यहाँ पर इसने अपना दिमाग लगा दिया कि अगर ऐसे सब पर लगा देंगे तो जनता जो है असंतोष फैल जाएगा, उपद्रव होने लगेगा, विद्रोह होने लगेंगे। इसने क्या किया, एक्सेप्शन रखे कुछ, कैसे कि जो है जजिया कर ब्राह्मणों पर नहीं लगेगा। ब्राह्मण खुश हो गए और ब्राह्मण बहुल एरिया ही था, सबसे ज्यादा चलती ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मण खुश तो सब खुश। इसने क्या किया कि जजिया ब्राह्मणों को भी नहीं देना पड़ेगा, जजिया बच्चों से भी नहीं लिया जाएगा, जजिया महिलाओं से भी नहीं लिया जाएगा, और जजिया सन्यासियों बाबा जी थे उनसे भी नहीं लिया जाएगा। अब बात आई जजिया की, जजिया की बात आई तो जजिया के बारे में हम जान लेते हैं। जजिया से और कितने क्वेश्चन यही जान लेते हैं, बन सकते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ, एक शासक आया फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया था, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक, तुगलक डायनेस्टी आएगी तब तक, तुगलक वंश तक सिर्फ गैर मुस्लिमों पर लगता था, ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, बच्चों पर नहीं लगता था, महिला सन्यासी इन पर नहीं लगता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद में क्या हुआ, जजिया को अकबर ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। मुगल में आएगा अकबर, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फिर जजिया को दोबारा से लागू किया था किसने, औरंगजेब ने फिर से जजिया कर को लगा दिया था। और मुगल शासक ही था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने अंतिम रूप से, पूर्ण रूप से जजिया कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया था। ठीक है जी, जजिया के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए और मोहम्मद बिन कासिम भी मर गया और सोया देवी और परिमल देवी का भी जो उनका प्रण था वो पूरा हो गया, उन्होंने अपने बाप की हत्या का बदला ले लिया। अब आगे देखें हम, यहीं पे एक साम्राज्य था अफगानिस्तान में, गजनी। क्या था,
गजनी। और उस साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। साम्राज्य का संस्थापक था अलप्तगीन और उसका दामाद था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा था कौन? महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी एक नंबर का लुटेरा था। ये इसका कोई काम नहीं था, सिर्फ इसने इसे लूटना था। ये इधर उधर लूटता ही रहता था, कभी किसी देश में कभी किसी देश में। इसने भारत पर आक्रमण किए थे 998 से शुरू किए थे 1030 तक। 998 से 1030। इसका पहला आक्रमण हुआ था 1000 में। 1000 AD में इसका पहला आक्रमण हुआ था पंजाब में। पंजाब में हुआ था। और पंजाब के शासक कौन थे? जयपाल। पंजाब के शासक थे जयपाल। महमूद गजनबी का पहला आक्रमण हुआ पंजाब पर और पंजाब के शासक कौन थे? जयपाल। अब ये वहां से लूट ले गया और जयपाल को बाद में पता चला, तो जयपाल अब की बात तैयार हो गए कि वो फिर आएगा। ये मतलब सीजन के हिसाब से आता था। बरसात के सीजन में रुकता था सिंध के एरिया में, क्योंकि सिंध का एरिया इसने पहले ही अपने कब्जे में ले लिया था महमूद गजनबी ने, और यहाँ से लूट लाट के ले जाता था ये पंजाब में। अगली बार क्या हुआ कि स्टोरी ऐसी थी कुछ, जो वहाँ के राजा जयपाल थे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दी कि वो लुटेरा फिर आएगा। और अब की बार ताक में बैठे थे जयपाल पूरी तैयारी करके, और 1001 में फिर से आक्रमण किया महमूद गजनबी ने पंजाब के महल पर, राजा जयपाल के यहाँ पर। और इसमें क्या हुआ, जयपाल हार गया और गजनबी जीत गया। जयपाल हार गया और गजनबी जीत गया। अब क्या हुआ कि भारत के राजा थे जयपाल, उन्होंने बात को ले लिया दिल पर। वो कह रहे थे और रात दिन वो इसी चक्कर में घूमते रहे पूरी पूरी रात कि जयपाल, राजा जयपाल अपने देश में और विदेशी से हार गया। मतलब वो बहुत ज्यादा क्या डिप्रेशन में आ गए, बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली कि मैं अपने देश में अपने राज्य में हार को बताओ, तो आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या करने से गजनबी को क्या फायदा हुआ? गजनबी ने सोचा यार यहाँ के तो अच्छे राजा हैं, एक बार हरा दो, अपने आप ही मर जाते हैं, मारने की जरूरत ही नहीं है। तो गजनबी के इरादे और मजबूत हो गए। और इसी टाइम पर भारत में एक चीज है कि लगाने वाले बहुत मिलते हैं। तो ये पहले क्या लूटता था, महल वगैरह लूटता था, राजाओं के यहाँ पर आक्रमण करता था। तो किसी ने इसे कह दिया कि ऐसे राजाओं के यहाँ कुछ नहीं है, इनके यहाँ ज्यादा नहीं मिलेगा। भारत में तो बैंक कहाँ पर है? मंदिरों में बैंक है, मंदिरों को लूटो। तो इसका अगला टारगेट क्या था? मंदिर ही थे। तो इसने 1008 में नगरकोट वाली मैया जो हिमाचल प्रदेश में, नगरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया, नगरकोट का मंदिर लूटा। उसके बाद में इसका जो मेन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1025 में सोमनाथ का मंदिर, गुजरात। सोमनाथ के मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इसमें ये जितने भी इसके साथी आए थे, जितना भी ये सामान मतलब जितना भी ले जा सकता था सारा भर लिया। उसके बाद भी सोना बच गया था और इसने वहां की जनता में बांट दिया था। इतना सोना था उस मंदिर में, सोमनाथ के मंदिर में। सोमनाथ का मंदिर लूटा। तो इसके साथ क्या होता था, जितनी भी बार इसने भारत को लूटा है उतनी बार इसको भी भारत में लूटा गया था। ये जैसे ही उस एरिया में जाता था, कौन से में, जिसमें सिंध वाले एरिया में, तो वहां पर कुछ कम्युनिटी थी, जाट वगैरह ऐसी कम्युनिटी थी, जाति थी। वो क्या करते थे, छापामार युद्ध में, छापामार युद्ध क्या होता है, एक साथ आते थे और पीछे से जैसे लास्ट में जो सैनिक चल रहा उसी को उड़ा देते थे एक को, और उसका सारा माल फाल सब लूट लेते। छापामार युद्ध में ये भी लूटा जाता था हर बार। ये बहुत परेशान था। तो इसने क्या किया, अब की बार जाट राजपूत कम्युनिटी थी ज्यादातर। तो अगला इसका जो अंतिम भारत पर जो आक्रमण था वो था 1027 में, और वो किसके खिलाफ था, जाटों के खिलाफ था। ये मतलब अब की बार ये भारत लूटने नहीं आया था, ये अब के उन लुटेरों को लूटने आया था, और ये इसका असफल हो गया था कि ये उन्हें नहीं लूट पाया था। इसने आक्रमण किया और इसके सारे सैनिक मारे गए। किसके? महमूद गजनबी के। और महमूद गजनबी को ही वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ वर्ल्ड, संसार का पहला सुल्तान कहा जाता है किसे, महमूद गजनबी को। इसके साथ में स्कॉलर भी आया था, एक स्कॉलर विद्वान, और विद्वान आया है तो क्वेश्चन भी आया उसके साथ में। विद्वान कौन आया था? अलबरूनी। अलबरूनी कहाँ का था? ईरान का था। अलबरूनी ईरान का था। अलबरूनी की किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, या इसे तहकीक हिंद भी बोलते हैं। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसकी किताब है? ये
अल-बरूनी की किताब है। और अल-बरूनी ने क्या किया था, अल-बरूनी ने जो पतंजलि का योग शास्त्र था, जो बुक थी पतंजलि की योग शास्त्र की, उसका ट्रांसलेशन भी किया था अरबी भाषा में। ठीक है जी। और इसके दरबार में इसके साथ में एक और विद्वान था, फिरदौसी। फिरदौसी भी था इसके साथ में। तो फिरदौसी किताब का नाम क्या है, शाहनामा। फिरदौसी की बुक का नाम क्या है, शाहनामा। सॉरी, अभी करता हूँ। फिरदौसी की बुक का नाम है शाहनामा। और शाहनामा में जो एक उसके ऊपर है, हीरो के ऊपर, जिसका नाम था अफरासियाब। अफरासियाब की है शाहनामा। बाद में हम एक राजा पढ़ेंगे, बलवन। बलवन अपने आप को अफराब सियाब का वंशज बताता था कि मैं कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं हूँ, मैं अफराब सियाब का वंशज हूँ। अफराब सियाब एक प्रकार से इनके धर्म का कोई मतलब हीरो मान लो, एक प्रकार से हीरो था, सनी देओल। ठीक है। तो फिरदौसी की बुक का नाम क्या है, शाहनामा। इसके बाद में क्या हुआ, अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य के पास में एक और साम्राज्य पनप रहा था, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, गौर। कौन सा साम्राज्य था, गौर साम्राज्य था। गौर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन। ये अलाउद्दीन अलग है और अलाउद्दीन खिलजी अलग आएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, ना हमें ये अलाउद्दीन याद रखना। ठीक है जी। इसने क्या किया था, गौर साम्राज्य ने गजनी को जीत लिया था, सब कुछ जीत लिया था। और गजनी का गवर्नर कौन बना दिया था, इसने अपने बेटे मोहम्मद गौरी को गजनी का गवर्नर बना दिया था। तो गौरी वहां पर लोगों से सुनता था, किसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में सुनता था कि ऐसा हमारा सुल्तान था और वो लूट के लाता था। और वहां की धन दौलत देख के गौरी का मन ललचाने लगा। उसने कहा, जब भारत में इतनी धन दौलत है तो महमूद गजनवी ने वहां पर शासन क्यों नहीं किया, वो तो पागल इंसान है। और इसका महमूद गजनवी का मकसद भारत पर शासन करना नहीं था, बस लूटना था भारत का माल। उसने कहा कि जब हम लूट लूट के गजनवी में इतना सब कुछ सोना इकट्ठा कर दिया, इतना माल इकट्ठा कर दिया, तो वहां पर कितना होगा। तो गौरी का मकसद अब क्या था, भारत पर आक्रमण करना। किस लिए, लूटने के लिए नहीं, गौरी का मकसद था भारत पर आक्रमण करना और वहां पर शासन करना। तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया 1175 में। कब किया, 1175 में। सिंध में कौन सी जगह पर, मुल्तान में आक्रमण किया 1175 में, और उसे जीत लिया और वहां पर शासन करने लगा और वहां अपनी सेना बढ़ाने लगा। उसके बाद में ये फिर बढ़ा 1178 ईस्वी में। कब, 1178 में। और इसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात का राजा कौन था, मूलराज सेकंड। गुजरात का राजा था मूलराज सेकंड। गौरी का आक्रमण हुआ गुजरात पर 1178 में। और मूलराज सेकंड खुद लड़ने नहीं आए थे युद्ध में लड़ने आए थे उनके भाई भीम सेकंड और गौरी के बीच युद्ध हुआ और भीम सेकंड ने गौरी को हरा दिया। और भारत में क्या है, एक बार आदमी जीत जाए ना, फिर वो बहुत महान बनने की कोशिश करता है। तो इन्होंने क्या किया, भीम सेकंड ने गौरी को जिंदा छोड़ दिया। उन्होंने कहा, जा तुझे हम अपने तेरे प्राणों का दान देते हैं। और ये वो बड़ी बड़ी बातें मारने लगे भीम सेकंड। ठीक है जी। और ये बहुत बड़ी गलती हो गई। गौरी को तभी खत्म कर देते तो शायद मुस्लिम आक्रमण भारत पर नहीं होता, मुस्लिम शासन। तो भीम सेकंड ने गौरी को छोड़ दिया, गौरी चला गया। लेकिन गौरी के बारे में बताया जाता है कि गौरी बहुत ही प्रयत्नशील आदमी था। उसने हार हो गई थी, लेकिन वो हार मानी नहीं उसने। फिर भी उसका अपना लक्ष्य की तरफ लगा रहा। फिर उसने दोबारा कहाँ किया हमला, 1191 में, जिसे बोलते हैं हम बैटल ऑफ तराइन का युद्ध। किसका, तराइन का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे एक राजा थे, कहाँ पर राजा थे, हम चौहान वंश पढ़ते राजपूतों में, चौहान वंश में पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जाने तो 14 साल की ही आयु में ये दिल्ली, पंजाब, अजमेर इन सब के शासक बन गए थे। कौन, पृथ्वीराज चौहान। मतलब ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहे थे। 14 साल की उम्र में इतना सारा क्षेत्र इनके कब्जे में था और ये बहुत अच्छे शासक बन जाते भारत के। तो इनके टाइम पर आक्रमण किया था गौरी ने 1191 में, बैटल ऑफ तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1191 में। किस किस के बीच हुई थी, पृथ्वीराज चौहान
और गौरी। पृथ्वीराज चौहान कई हुए इनके वंश में, तो ये तीसरे थे, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गए थे। उसके बाद में गौरी फिर भी हार नहीं मानी गौरी ने, फिर गौरी ने दोबारा आक्रमण किया 1192 में, और इसमें गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। इसे बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 और तराइन का पहला युद्ध 1191। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हारे थे। अब दूसरे युद्ध में ऐसा क्या हो गया जिससे पृथ्वीराज चौहान हार गया? तो पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि थे, दरबारी कवि मान लो कवि भी थे और उनके मित्र भी थे। उनका नाम था चंद्रवरदाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चंद्रवरदाई की बुक है एक, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज के ऊपर, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टोरी है पृथ्वीराज चौहान की। क्या स्टोरी है कि जयचंद राजा था एक, जयचंद राजा था। कहाँ का? कन्नौज का। और उसकी बेटी का नाम था संयोगिता। जयचंद की बेटी का नाम था संयोगिता। और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से प्यार करते थे और वो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन जयचंद बीच में रोड़ा अटका रहा था। इसीलिए जयचंद को पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने संयोगिता का स्वयंवर रचाया। किसने? जयचंद ने। और सबको न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान उसमें नहीं बुलाए। और उनका एक पुतला बनवा करके गेट में जहाँ दरबारी खड़े होते हैं उसके स्थान पर लगा दिया एक पुतला, कि हमारे दरबार में पृथ्वीराज चौहान की औकात सिर्फ कितनी है, एक दरबारी के बराबर। संयोगिता ने सारे राजकुमारों को देखते गई और लास्ट में उस पुतले को जाके माला डाल दी। और उस पुतले के पीछे से कौन निकले? पृथ्वीराज चौहान, और वो उनको वहां से लेकर भाग गए। तो जो ऐसे विवाह होता है, किसी को लेकर भाग जाना, हिंदू धर्म में 8 तरह के विवाह होते हैं। उस विवाह को बोलते हैं राक्षस विवाह। तो उसकी बेटी को लेकर भाग गए थे। जयचंद ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए क्या किया था? जयचंद पृथ्वीराज चौहान के विरोधी हो गए थे। तो गौरी ने क्या किया? स्टडी किया वहां पर। गौरी ने पहला युद्ध हारने के बाद में कि इसका विरोधी कौन कौन है, तो उन्हें कौन मिला था? जयचंद। पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध हार गया था, तो उसकी जो आशा टूट गई थी। वो कह रहा था कि शायद मैं भारत नहीं जीत पाऊंगा। तो जयचंद ने कहा कि अकेला तो मैं पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकता। वो गौरी के पास पहुंचा और उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करो। तो जयचंद ये हमारा दूसरा गद्दार है इतिहास का। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता की थी। ठीक है जी। हिंदी में मुहावरा भी आता है जयचंद होना मतलब गद्दार हो जाना। और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार गए थे। इसके बाद में बहुत सारी बुकों में बहुत सारी कहानियां मिलती हैं हमारे यहाँ तक कि अभी बीजेपी सरकार आई है तो इन्होंने इतिहास भी बदल दिया है। कहाँ? राजस्थान की बुकों में उल्टा कर दिया। जो मैं बता रहा हूँ राजस्थान के इतिहास के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था कि दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और उनको बंदी बनाकर पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रवरदाई को कौन ले गया था? मोहम्मद गौरी अपने साथ ले गया था। और वहां जाकर सलिया गर्म करके पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली गई थी। और इतने पर भी चंद्रवरदाई ने उसकी बड़ाई की थी पृथ्वीराज चौहान की, कि हमारा जो वीर है वो अब भी बिना आंखों के भी शब्द भेदी बाण चला सकता है और वो जहां चाहे जिसे निशाना बना सकता है। ये सुन के गौरी बहुत हंसा और उसने कहा कि ये अंधा क्या बनाएगा किसी को निशाना। तो उसने कहा था कि आप मतलब कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसे मरवा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर इसने लगा दिया तो उनमें शर्त हो गई। तो चंद्रवरदाई ने वहां पे ऐसे आता है कि 4 अंगुल मतलब 4 हाथ ऊपर 5 गज आगे ऐसे करके कुछ बहुत सारा गाते हैं राजस्थान में। वो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गा करके चंद्रवरदाई ने बताया। और चंद्रवरदाई ने बोला था किससे? पृथ्वीराज उससे गौरी से कि तुमको 3 बार बोलना पड़ेगा कि हाँ पृथ्वीराज चौहान चलाओ बाण, हाँ पृथ्वीराज चौहान चलाओ बाण। उसने 3 बार ऐसे बोला और कान में बोल दिया था पृथ्वीराज चौहान के चंद्रवरदाई ने कि जहां से आवाज आ रही है ये वहीं पे बाण चलाना है। और पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया था और वो सीधा उसका वो गौरी के जाके लगा और गौरी वहां पर मर गया था। ऐसा इतिहास में दिखाया जाता है। किसमें? चंद्रवरदाई बुक में लिखा हुआ है ऐसा। चंद्रवरदाई ने जो बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो उसमें लिखा हुआ है ऐसा। और राजस्थान में ऐसा ही मानते हैं।
गौरी मर गया था। और फिर क्या हुआ, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई को मार दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहां वैसे भी उनको मार देते सैनिक चारों तरफ से। तो चंद्रवरदाई ने पहले पृथ्वीराज चौहान को मारा, फिर अपने आप को मार दिया। अब ये बात पृथ्वीराज रासो बुक में लिखी हुई है। अब विद्वान ये कहते हैं कि जब चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया तो पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई को मार दिया, और फिर ये बात किताब में किसने लिख दी। तो कुछ बताते हैं कि इसका बेटा था, उसने बाद में ये बात मेंशन की है चंद्रवरदाई के बेटे ने पृथ्वीराज रासो बुक में। लेकिन जो भी हो, पृथ्वीराज चौहान कैसे भी मरा हो, जैसे भी हो, ये स्टोरी है, इसके पीछे मैंने बता दी। अब क्या हुआ, गौरी वहां पे मरा नहीं था। अब चाहे कुछ भी हुआ हो, पृथ्वीराज चौहान या तो उसने पुतला मरवाया हो या जो भी किया हो। फिर क्या हुआ था, 1194 में बैटल ऑफ चंदावर हुआ था, चंदावर का युद्ध। अब क्या हुआ, गौरी का इसने जयचंद ने सोचा था कि गौरी भी गजनबी की तरह लूट लाट के चला जाएगा, लेकिन गौरी का मकसद क्या था, भारत पर शासन करना। तो इसने दूसरा युद्ध लड़ा किसके साथ, जयचंद के साथ, 1194 में बैटल ऑफ चंदावर। अगर मान लो गौरी जब ही मर गया होता तो फिर ये 1194 में युद्ध कहाँ से होता। तो 1194 में युद्ध हुआ चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें जयचंद मारा गया था और गौरी जीत गया था। ठीक है, और गौरी फिर अपने साम्राज्य के लिए जा रहा था, गौर साम्राज्य के लिए वापस अफगानिस्तान। तो जाने से पहले उसने दिल्ली का जो शासन है, दिल्ली का शासन किसे दे दिया था, उसका एक क्या था, दास था, स्लेव था, क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राजभार सौंप के और ये वापस जा रहा था। तो वापस जा रहा था तो सिंध में जाके रात हो गई थी। वहां पर इसने अपना पूरा टेंट वेंट लगाया और वहां पर रुके हुए थे दमियक सिंध में। और वहां पर खोकर नाम की जनजाति ने आक्रमण कर दिया था। वहां पर टेंट पर उन्होंने सोचा था कोई व्यापारी वगैरह आकर रुका है, लेकिन अंदर जाकर देखा तो वहां पर सो रहा था कौन, गौरी। तब उन्होंने कहा अगर इसे छोड़ेंगे तो भी ये हमें मारेगा, इससे अच्छा इसे मार ही दें। तो खोकर नाम की जनजाति ने दमियक सिंध में 1206 में गौरी की हत्या कर दी थी। इसके बाद में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत स्थापित होगी अब। और दिल्ली का किसे बना के गया था ये अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है जी, थैंक यू।